हमारे सभी मित्रों को मेरा सादर नमस्कार। मित्रों, हमारा आज का यह वीडियो उत्तराखंड बोर्ड के कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए है और आज के इस वीडियो में हम उत्तराखंड बोर्ड कक्षा 11 की हिंदी की अनिवार्य संस्कृत पुस्तक है, अनिवार्य संस्कृत निर्झरा पुस्तक है। इस पुस्तक से हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों का यहाँ पर अध्ययन करने जा रहे हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इन प्रश्नों को आप अवश्य देखें और वीडियो को पूरा देखें, तो आपको प्रश्नों को समझने में आसानी होगी और जिससे आपके परीक्षा में अंक भी आसानी से बढ़ेंगे। तो इस वीडियो को अवश्य देखें। तो मित्रों, हमारे सामने उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा 2025-26 के लिए कक्षा 11 हिंदी संस्कृत निर्झरा की पाठ्य पुस्तक पर आधारित अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हमारे सामने हैं और जिनको आप अंग्रेजी में बोल सकते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो ये आपका जो प्रश्न आएगा परीक्षा में वो होगा अधोलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत के पूर्ण वाक्यों में दीजिए और प्रत्येक प्रश्न आपका 2-2-2 अंकों का होगा। इस तरह से 8 अंकों के प्रश्न, इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो मैं आपको पुस्तक में दिए गए सभी पाठों के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं 5-5 प्रश्न मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो हमारा जो पहला पाठ है, प्रथमा पाठ उत्तराखंडस्य चत्वारि धामानि, उत्तराखंड के 4 धाम, उसमें से पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उत्तराखंडस्य चतुर्णाम धामनाम नामानि लिखत, उत्तराखंड के 4 धामों के नाम लिखें। तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तराखंडस्य चतुर्णाम धामनाम नामानि एतानि सन्ति। उत्तराखंड के 4 धामों के नाम ये हैं: यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ च। तो यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। इसी में जो दूसरा प्रश्न है पहले ही पाठ में, यमुना कस्य पुत्री कस्य च भगिनी अस्ति, यमुना किसकी पुत्री और किसकी बहन है। तो उसका उत्तर हो जाएगा यमुना सूर्यस्य पुत्री, यमुना सूर्य की पुत्री और यमराजस्य भगिनी च अस्ति, और यमराज की बहन है। इसमें तीसरा प्रश्न है केदारनाथ मंदिरस्य निर्माणम केन कृतम, केदारनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया। तो उत्तर हो जाएगा इसका केदारनाथ मंदिरस्य निर्माणम जन्मेजयन कृतम, केदारनाथ मंदिर का जो निर्माण है वो जन्मेजय ने किया था। इसी प्रकार से हम चलेंगे, इसमें जो चौथा प्रश्न है, चतुर्थ क्वेश्चन है, बद्रीनाथ धामनः नाम बद्रीनाथा कथम अभवत, बद्रीनाथ धाम का नाम बद्रीनाथ कैसे हुआ। तो इसका उत्तर हो जाएगा अस्मिन् स्थाने, इस स्थान पर लक्ष्मी बद्री वृक्षस्य रूपम धृत्वा तपा कृतवती, इस स्थान पर लक्ष्मी ने बद्री वृक्ष के रूप में रूप धारण करके यहाँ पर तप किया था। अस्मात् कारणात्, इस कारण से, अस्य स्थान से, इस स्थान का नाम बद्रीनाथ अभवत, बद्रीनाथ हुआ। इस पाठ में जो 5वां प्रश्न जो महत्वपूर्ण मुझे लगा वो है उत्तराखंड से चतुर्णाम धामनाम यात्रायाः क्रमः का अस्ति, उत्तराखंड के 4 धामों की यात्रा का क्रम क्या है, मतलब पहले कौन से धाम की यात्रा करनी चाहिए और अंत में कौन से धाम की यात्रा करनी चाहिए। तो इस प्रकार से ये उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड से चतुर्णाम धामनाम यात्रायाः, उत्तराखंड के 4 धामों की जो यात्रा का क्रम है वो है यमुनोत्री पहले, फिर गंगोत्री, फिर केदारनाथ और फिर बद्रीनाथ अस्ति। इस प्रकार से सबसे पहले यमुनोत्री जाएंगे, फिर गंगोत्री जाएंगे, फिर केदारनाथ और फिर बद्रीनाथ के दर्शन करेंगे। मित्रों, अब हम चलते हैं अपने दूसरे पाठ पे। जो द्वितीय पाठ है वो है नीति वचनानि। तो इसमें जो 5 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर मैं आया हूँ, उसमें पहला है मनुजः दारान कथम रक्षेत, मनुष्य जो है दारान मतलब पत्नी को की रक्षा कैसे करनी चाहिए। तो उत्तर हो जाएगा मनुजः दारान धनहि अपि रक्षेत, मनुष्य को पत्नी की रक्षा धन से भी करनी चाहिए, मतलब धन से भी बढ़कर के करनी चाहिए। अगला प्रश्न आता है किमर्थम धनम रक्षेत, किस लिए धन की रक्षा करनी चाहिए। तो उत्तर हो जाएगा मनुजा आबदार्थे
धनम रक्षेत, मनुष्य को आपदा के समय के लिए, विपत्ति के समय के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए। इसमें जो तीसरा प्रश्न आता है वो है केभ्य व्यवसायिना श्रेष्ठा, किससे जो है व्यवसायी श्रेष्ठ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ज्ञानीभ्य, ज्ञानीभ्य से, ज्ञानियों से, व्यवसायिनः, व्यवसायी जो है वो श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ है। अगला प्रश्न है काम बिना सहजावस्था दुर्लभा, किसके बिना सहज अवस्था दुर्लभ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा तत्व दर्शनम बिना, तत्व दर्शन के बिना सहज अवस्था दुर्लभा, सहज अवस्था दुर्लभ है। इसमें जो पांचवा प्रश्न है वो है दुखस्य मूल उद्दराणानि कति, तो दुख के जो मूल उद्दरणानि हैं वो कितने हैं? दुख के जो मूल कारण है वो कितने हैं? तो उत्तर हो जाएगा दुःखस्य मूल उद्दरणानि पंच भवति, पंच मतलब 5 हैं। अब हमारा आता है तृतीय पाठ, तीसरा जो पाठ है जागर गायिका बसंती बिष्ट जिस पर आधारित है। इसमें जो 5 प्रश्न हैं उसमें पहला प्रश्न है अस्या प्रारंभिकी शिक्षा कुत्र अभवत। अस्या मतलब इनकी, इनकी मतलब किसकी? बसंती बिष्ट जी की। जागर गायिका जो बसंती बिष्ट हैं उनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई? तो उत्तर हो जाएगा अस्या प्रारंभिकी शिक्षा ग्रामे एव अभवत, उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही हुई। इसमें दूसरा प्रश्न आता है सा कस्याम परीक्षायाम प्रथम स्थानम लब्धवती, उन्होंने कौन सी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो उत्तर हो जाएगा सा पंच कक्षायाम, 5वीं कक्षा में प्रथमम स्थानम लब्धवती, प्रथम स्थान प्राप्त किया। अब इसमें आता है तीसरा प्रश्न बसंती बिष्ठा बाल्यकालाद एव कया सह जागर गायनम करोति स्म। बसंती बिष्ट बाल्यकाल से ही, बचपन से ही किसके साथ जागर गायन करती थी? तो उत्तर हो जाएगा बसंती बिष्ट बाल्यकालाद एव स्वमात्रा सह, स्वमात्रा मतलब अपनी माताजी के साथ, स्वमात्रा सह मतलब अपनी माताजी के साथ जागर गायनम, जागर गानम करोति, इसमें जागर गायन करती थी। अगला प्रश्न आता है अस्या विवाह केन स अभवत, उनका विवाह किसके साथ हुआ बसंती बिष्ट जी का? तो उनका विवाह, अस्या विवाह एकेन भारतीय सैनिकेन स अभवत, उनका विवाह एक भारतीय सैनिक के साथ हुआ था। इसी प्रकार से इसमें जो 5वां प्रश्न है वो है उत्तराखंडे प्रायशः पुरुषा कस्याम विधायाम गायनम कुर्वन्ति, उत्तराखंड में प्राय पुरुष किस विधा में गायन करते हैं? तो जागर विधा में गायन करते हैं। तो उत्तर हो जाएगा उत्तराखंडे प्रायशः पुरुषा, उत्तराखंड में प्राय पुरुष जागर विधायाम गायनम कुर्वन्ति, जागर विधा में गायन करते हैं। अब हमारे सामने आता है चतुर्थः पाठ जंगमस्याति प्रयोग। जंगम बोलते हैं मोबाइल को, मोबाइल का अति प्रयोग, मोबाइल का ज़्यादा प्रयोग जो आजकल हो रहा है उस पे ये पाठ है। और इन सभी पाठों के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाए हैं, विस्तृत अध्ययन करने के लिए उन वीडियो को अवश्य देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। चलते हैं प्रश्न, जो पहला प्रश्न है वो है प्रथमे दृश्ये कति जना संति मंचे, मंच पर पहला जो दृश्य है उसमें कितने लोग हैं? तो उत्तर हो जाएगा प्रथम दृश्य त्रया जना मंचे संति, 3 लोग मंच पर हैं। तो इस प्रकार से दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है हरीशा किम दृष्टवा उच्चय हसती, हरीश क्या देखकर जोर से हंसता है? उच्चय हसती मतलब जोर से हंसता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा हरीशः लघु चलचित्रम दृष्टवा, लघु चलचित्र को देखकर जोर से हंसता है, उच्च हंसती। अभी लघु चलचित्रम क्या होता है? ये होता है शॉर्ट वीडियो, जैसे आप आजकल देख रहे हो ना रील, तो ये वही रील है। तो जो है हरीश लघु चलचित्र उसने शॉर्ट वीडियो देखा और उसे देख करके वो हंसता है। तीसरा जो प्रश्न आता है इसमें वो गृहे कानि वस्तूनि समाप्तानि जातानि,
घर में कौन सी वस्तुएं समाप्त हो गई? तो उत्तर हो जाएगा गृह, घर में द्विदलम, दाल, शर्करा, चीनी, चाय चूर्णादि, चाय चूर्ण मतलब चाय की पत्ती, आदि कानि च वस्तुनि, आदि वस्तुएं समाप्तानि जातानि समाप्त हो गई थी। अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न है जंगमस्य सदुपयोगः, मोबाइल का सदुपयोग, दुरुपयोगश्च और दुरुपयोग कथम भवति, कैसे होता है? मोबाइल का सदुपयोग और दुरुपयोग कैसे होता है? तो उत्तर हो जाएगा समुचित लाभाय। समुचित मतलब ठीक प्रकार से, अच्छी प्रकार से, लाभाय लाभ के लिए, जंगम दूरवाण्या प्रयोगा, जंगम मतलब मोबाइल, मोबाइल का प्रयोग, सदुपयोगः सदुपयोग कहलाता है, तथा अनावश्यक रूपेण, तथा अनावश्यक रूप से, प्रयोगः प्रयोग, दुरुपयोग भवति दुरुपयोग होता है। अब हमारा इस पाठ में जो पांचवा अंतिम प्रश्न है वो है कस्य बुद्धि नित्यम वर्धते, किसकी बुद्धि नित्य बढ़ती है? तो उत्तरम हो जाएगा मानवस्य बुद्धिम नित्यम वर्धते, मनुष्य की बुद्धि नित्यम वर्धते, नित्य प्रतिदिन बढ़ती है। अब हमारा जो पंचम पाठ है, पांचवा पाठ है, उसके प्रश्न देखते हैं। 5 प्रश्न इसमें भी मैं आपके लिए लाया हूं। भारतम भारतीयम नमामो वयम, भारत और भारतीयता को हम नमस्कार करते हैं। तो ये पहला प्रश्न है इसमें, संस्कृति ही कया कृता, संस्कृति किसके लिए है? किसके लिए संस्कृति? संस्कृति मानवीय कृता, संस्कृति मानवीय कृता है। इसी में दूसरा प्रश्न है यौवना वल्लरी केन सम्मानिता, तो यौवना वल्लरी, यौवन जो वल्लरी है वो किससे सम्मानित है, किससे सुसज्जित है? तो उत्तरम हो जाएगा यौवना वल्लरी पुष्पय सम्मानिता, फूलों से सुसज्जित है वो। अगला प्रश्न है षट पदानाम गुंजनम, जो भरभर होता है, भौरे जो होता है 6 पैरों वाला, तो उसका जो गुंजन है वो कीदृशम अस्ति, वो कैसा होता है भ्रमर का गुंजन? तो उत्तरम हो जाएगा षट पादानाम गुंजनम मधुरम अस्ति, उसका गुंजन कैसा है? मधुर है। चौथा और पांचवा प्रश्न भी देख लेते हैं। चौथा प्रश्न है वयम कम नमामा, हम किसको नमस्कार करते हैं? हमारा किसको नमस्कार है? तो वयम भारतम भारतीयम नमामा, हमारा भारत को और भारतीयता को, जो भारत में रहने वाले जीव जंतु जो भी हैं, जो भारतीयता है उस सब को हम नमस्कार करते हैं। मतलब इंडिया को भी नमस्कार करते हैं और इंडियंस को भी नमस्कार करते हैं। अगला है कि जन्माश्रिता वीरता कुत्र विद्यते, जन्म से आश्रित वीरता कहाँ विद्यते, कहाँ मिलती है? तो जन्माश्रिता वीरता भारत विद्यते, वो कहाँ मिलती है? भारत में ही मिलती है। अब हम चलते हैं अपने षष्ठ पाठ पे। हमारा छठा पाठ है सेम नागराजः। तो इसमें पहला प्रश्न आता है हमारा गंगुरमोला ब्राह्मणम के मुक्तवान, गंगुरमोला जो था, राजा गंगुरमोला ने ब्राह्मण को, जो ब्राह्मण था, ब्राह्मण कौन थे? भगवान जी थे, कृष्ण भगवान जी ब्राह्मण का रूप धारण करके आए थे गंगुरमोला के पास, कुछ जमीन मांगने के लिए, कुछ भूमि मांगने के लिए, तपस्या करने के लिए। तो जब ब्राह्मण वेश में गंगुरमोला के पास श्री कृष्ण भगवान जी गए तो उन्होंने उससे कुछ भूमि याचना की, भूमि मांगी तप करने के लिए। तो गंगुरमोला ने ब्राह्मण को क्या कहा? उत्तर गंगुरमोला ब्राह्मणम उक्तवान, गंगुरमोला ने ब्राह्मण को कहा यत इतस्तता भ्रमते, कि इधर उधर घूमते हुए, भ्रमण करते हुए, याचकों के लिए भूमि ना ददामी, भूमि नहीं दूंगा, मैं इधर उधर घूमते हुए ब्राह्मणों के लिए भूमि नहीं देता हूं। तो अगला प्रश्न है केदार पत्रस्य प्रयोगः किमर्थम क्रियते, केदार पत्र का, केदार के पत्तों का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा केदार पत्रस्य प्रयोगः पूजने हवने च क्रियते, केदार के पत्तों का जो प्रयोग है वो पूजा में और हवन में किया जाता है। तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है
सेम मुखेमस्य समीपम कानि पर्यटन स्थलानि सन्ति। सेम मुखेम जो पवित्र जगह है वहां पर उसके समीप में कौन कौन से पर्यटन स्थल हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा सेम मुखेमस्य समीपम, सेम मुखेम के पास में चौरंगीनाथ मंदिरम, चौरंगीनाथ मंदिर है, चौरंगी खालम है, चौरंगी खाल है, और नचिकेता तालंच मतलब नचिकेता ताल इत्यादीनि पर्यटन स्थलानि सन्ति, इत्यादि पर्यटन स्थल हैं। चौथा प्रश्न है प्राकृतिक सौंदर्य दृष्ट्वा मनः किम अनुभवति। प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर मन क्या अनुभव करता है, मन को क्या अनुभव होता है। तो उत्तर हो जाएगा प्राकृतिक सौंदर्यम दृष्ट्वा, प्राकृतिक सुंदरता को देखकर मन शांतिम अनुभवति, शांति का अनुभव करता है। अब इस पाठ में जो मैं अंतिम प्रश्न बता रहा हूं पांचवा, वो है उत्तर द्वारका कस्य अपरम नाम वर्तते। उत्तर द्वारका जो है किसका दूसरा नाम है। तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर द्वारका नाग तीर्थस्य अपरम नाम वर्तते। तो नाग तीर्थ का दूसरा जो नाम है वो उत्तर द्वारका है, जिसको सेम नागराजः सेम मुखेम के नाम से जानते हैं। मित्रों अब हम चलते हैं अपने सप्तम पाठ, सातवें पाठ पे, जिसका नाम है संस्कृतस्य प्रासंगिकता। संस्कृत की प्रासंगिकता क्या है, मतलब संस्कृत का क्या महत्व है। तो इसमें पहला जो प्रश्न है वो है वर्णानाम उच्चारेण किम किम भवति। वर्णों के उच्चारण से क्या क्या होता है। तो उसका उत्तर हो जाएगा वर्णानाम उच्चारेण न केवलम भाषा शुद्धि भवति। वर्णों के उच्चारण से न केवल भाषा की शुद्धि होती है, अपितु मुख की व्यायामो अपि भवति। मुख का व्यायाम भी होता है, और विविध भाषा ज्ञाने सरलता भवति, और विविध भाषा के ज्ञान में सरलता होती है। अगला प्रश्न है ऋक ब्रिग्स महोदयेन किम उद्घोषितम। ऋक ब्रिग्स महोदय ने क्या उद्घोषणा की, क्या घोषणा की। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऋक ब्रिग्स महोदयेन उद्घोषितम यत् संगणस्य कृते संस्कृत भाषा उत्तमा विद्यते। ऋक ब्रिग्स महोदय ने यह घोषणा की, यह बताया कि संगणस्य होता कंप्यूटर, कंप्यूटर के लिए संस्कृत भाषा उत्तम है, ये बताया। अब इसमें जो तीसरा प्रश्न है हमारा वो है वर्णों उच्चारण स्थानानि कुत्र उल्लिखितानि सन्ति। वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में कहाँ पर कौन से ग्रंथ में उल्लिखित है, वर्णन है। तो इसका उत्तर हो जाएगा वर्णों उच्चारणम स्थानानि, वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में अष्टाध्यायी ग्रंथे, अष्टाध्यायी ग्रंथ में उल्लिखितानि सन्ति, उल्लिखित है, उसके बारे में वहां पर बताया गया है। अब चलते हैं हम चौथे प्रश्न पर। ऋषयः कस्य विषये लिखितवन्तः। ऋषियों ने किसके विषय में लिखा। तो उत्तर हो जाएगा ऋषयः चिकित्सा विषय लिखितवन्तः। ऋषियों ने चिकित्सा के विषय में लिखा। और इसमें जो अंतिम पांचवा प्रश्न मैंने बताया इंपॉर्टेंट, वो है शल्य चिकित्सायाः सर्वप्रथम प्रयोगः केन कृतः। शल्य चिकित्सा जो सर्जरी होती है, ऑपरेशन करते हैं, तो सर्जरी की जो चिकित्सा है शल्य चिकित्सा, उसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो उत्तर हो जाएगा शल्य चिकित्सायाः सर्वप्रथमः प्रयोगः सुश्रुतेन कृतः। सुश्रुतेन जो है चिकित्सक हुए हैं भारत के, उन्होंने सबसे पहले ये शल्य चिकित्सा का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। मित्रों अब हम चलते हैं अपने इस पुस्तक संस्कृत निर्झरा के अंतिम पाठ पर। अंतिम पाठ है अष्टमः पाठ प्रार्थना पत्रम। तो यहाँ पर दिया है प्रार्थना पत्रम। इसमें पहला प्रश्न है केन यूनाम कृते। केन यूनाम कृते, यूनाम कृते होता है युवाओं के लिए। स्ववृत्ति स्थापनाए, स्ववृत्ति होता है स्वरोजगार,
व्यावसायिक शिक्षा समझ लीजिए आप। स्वरोजगार स्थापना के लिए अनेक कार्यक्रम आयोज्यन्ते, कौन करता है? युवाओं के लिए स्वरोजगार की स्थापना के लिए अनेक कार्यक्रम का आयोजन कौन करता है? तो उत्तराखंड में ये पुस्तक है, तो हम उत्तराखंड सरकार का उत्तर लिखेंगे। उत्तराखंड उत्तराखंड सरकार यूनाम कृते, युवाओं के लिए स्ववृत्ति स्थापनाएं, स्वरोजगार स्थापना के लिए अनेके कार्यक्रम आयोज्यन्ते, अनेक कार्यक्रम आयोजित करती है। अगला प्रश्न है शिक्षायाम स्ववृत्ति परक ज्ञानस्य, शिक्षा में स्ववृत्ति परक ज्ञानस्य, स्ववृत्ति परक मतलब स्वरोजगार परक शिक्षा या व्यावसायिक शिक्षा के लिए अवसरान का कल्पयति, अवसरों की कल्पना किसमें की गई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा शिक्षायाम, शिक्षा में स्ववृत्ति परक ज्ञान से, व्यावसायिक शिक्षा के ज्ञान या स्वरोजगार के ज्ञान के लिए अवसरान, अवसरों के बारे में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कल्पयति, मतलब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इसकी कल्पना की गई है व्यावसायिक शिक्षा के बारे में। अब हमारा इसमें तीसरा प्रश्न है स्ववृत्तिम कर्तुम, स्वरोजगार करने के लिए केषु क्षेत्रेषु, किन क्षेत्रों में बहवा अवसरा, बहुत ज्यादा अवसर भवितुम शक्यन्ते, हो सकते हैं। किन क्षेत्रों में बहुत अवसर मिल सकते हैं स्वरोजगार के लिए? तो इसका उत्तर हो जाएगा स्ववृत्तिम कर्तुम, स्वरोजगार करने के लिए पर्यावरणम, कृषि इत्यादि, पर्यावरण और कृषि इत्यादि क्षेत्रेषु, क्षेत्रों में बहवा अवसरा भवितुम शक्यन्ते, बहुत अवसर मिल सकते हैं। अगला प्रश्न है पलायन समस्यायाः, पलायन की जो समस्या है, जो रोजगार के लिए अपना घर बार छोड़ के बाहर निकल जाते हैं, तो पलायन समस्यायाः निराकरण करने के लिए कथम कर्तुम शक्यते, क्या कर सकते हैं? तो उत्तर हो जाएगा पलायन समस्या निराकरणम, पलायन समस्या के निराकरण के लिए स्ववृत्तिम कर्तुम शक्यते, स्वरोजगार की स्थापना की जा सकती है। कहने का मतलब है कि आप स्वरोजगार कर सकते हैं पलायन समस्या से बचने के लिए। अगला प्रश्न है, अंतिम प्रश्न हमारा है अत्र कासाम बाहुल्यम वर्तते, यहाँ किसकी बाहुल्य है? बाहुल्य मतलब अधिकता, किस चीज की अधिकता है क्या नाम उत्तराखंड में? तो उत्तर हो जाएगा अत्र प्राकृतिक संपदा नाम बाहुल्यम वर्तते, यहाँ प्राकृतिक संपदा का जो है अधिकता है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न के उत्तर आप समझ गए होंगे। आशा करता हूं मित्रों कि ये वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक होगा, और मैं ये भी आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप अपने दोस्तों में भी इसको शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।